हेलो प्यारे साथियों, विमलिस कोचिंग क्लासेस में आप सब लोग का स्वागत है। आज इस क्लास में हम आपको कराने जा रहे हैं यूपीटीटी परीक्षा, जो आपकी 2016 में जो परीक्षा हुई थी, उसके जो है कि गणित के प्रश्नों को इस क्लास में हम आपको कराने जा रहे हैं। यदि आप भी यूपीटीटी 2026 एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसकी परीक्षा आपकी 2, 3 और 4 जुलाई को प्रस्तावित है, तो इस क्लास को आप जरूर देखिएगा और ये जो प्रश्न है आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का और 2016 पेपर का ये पहला प्रश्न है, पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। इन चारों में से वह कौन सा है जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। माध्य नहीं है, या माध्यिका, बहुलक या परास। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका परास। आपको याद रख लेना है, ये जो परास होता है ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होता है। बाकी माध्य आपका हो गया, बहुलक आपका हो गया और माध्यिका, ये तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। ये प्रश्न चाइल्ड डेवलपमेंट सीडीपी में भी कई बार पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ही प्रश्न 2016 पेपर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। ये लीजिए, आपके पास अगला प्रश्न है, मैथ का 2016 में पूछा गया। यहाँ पे प्रश्न है कि एक वर्ग का परिमाप 4a+8 इकाई है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। यहाँ पे देखिए, गणित में होता क्या है, बस आपको एक चीज ये देखना होता है, क्या दिया गया है, क्या फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, वर्ग का परिमाप दिया गया है 4a+8 दिया है। क्या पूछ रहा है हमसे? क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो वर्ग के परिमाप का एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? फार्मूला होता है 4 इंटू भुजा। क्या होता है? 4 इंटू भुजा होता है। तो चूंकि हम वर्ग के परिमाप का फार्मूला जानते हैं 4 इंटू भुजा, 4 गुणे भुजा होता है, लेकिन यहाँ पे दिया है 4a+8, तो ये भी आपका 4a+8, तो ये भी आपका परिमाप है जो हम जानते हैं। प्रश्न ने कहा कि ये परिमाप है, तो दोनों परिमाप है, इसलिए दोनों को आपस में बराबर दिखा देंगे। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे भुजा बराबर हो जाएगा 4a+8। ये इधर गुणे में है 4, उस साइड जाएगा तो भागे में हो जाएगा। यहाँ पे 4 भागे में हो जाएगा। यहाँ से आप देखिए 4 इसमें भी है, यहाँ पे 8 है, 4 कॉमन ले लेंगे। जब 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 का भाग 4 में देंगे, कट जाएगा, बचेगा a, प्लस इस 4 का भाग 8 में देंगे तो 2 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 4। ये 4 से ये 4 आपका कट जाएगा, यानी a+2 हमारी क्या आ जाएगी? भुजा आ जाएगी। हमारी भुजा कितनी आ गई? a+2 आ गई। आपको पता होगा कि वर्ग के क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला? फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर। भुजा हमें मिल गई है a+2, यहाँ पे रख लेंगे a+2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यह एक फार्मूला आपका बन गया, एक फार्मूला बन गया। आप जानते होंगे, अगर हम इसको a मान लें और इसको b मान लें, तो इसका एक फार्मूला हो जाएगा a+b का होल स्क्वायर। क्या होता है? a+b का होल स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, एक फार्मूला बन जाएगा। तो यहां से हम इस फार्मूले में इस वैल्यू को रख लेंगे। जहां पे a है वहां पे a रखेंगे, तो यहाँ पे a रख लेंगे a का स्क्वायर। जहां पे b है वहां पे 2 रखेंगे, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस फार्मूला क्या होता है? 2 गुणे a की वैल्यू कितना है? a है तो a रख लेंगे, गुणे b की वैल्यू 2 है तो 2 रख लेंगे। चलिए भाई, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4, यानी 4a हो जाएगा। यही हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कहीं दिया है a स्क्वायर प्लस 4a। देखिए a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 दिया, देखिए a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 दिया है, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना था, यहाँ पे परिमाप का फार्मूला हमें पता था, क्षेत्रफल का फार्मूला, यहाँ से भुजा हमें मिल गई a+2, यहाँ पे भुजा हमने रख लिया a+2, इसका होल स्क्वायर कर दिया, ये वाला आंसर हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 2016 पेपर जो पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, शिक्षण का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहा है प्रश्न? प्रश्न कह रहा है, भिन्नों की संकल्पना से परिचित कराने के लिए एक अध्यापक प्रारंभ कर सकता है। अगर हमें बच्चों को भिन्नों का कॉन्सेप्ट बताना है, जैसे भिन्न का जोड़ बताना, भिन्न का घटाना, भिन्न का भाग, इस तरह से चीजें बच्चों को बतानी है, तो हम क्या कर सकते हैं?
विभिन्न भिन्नों के अंश और हरों की पहचान करके बताएंगे, या एक संख्या रेखा पर भिन्नों को ज्ञात कराकर, या भिन्नों को a बटे b के रूप में लिखकर जहां b नॉट इक्वल टू 0, या उनके आसपास की वस्तुओं के भिन्नात्मक भागों की पहचान करा करके। सबसे अच्छा क्या होगा, अगर बच्चों को हमको भिन्न की संकल्पना, भिन्न का कॉन्सेप्ट सिखाना है, तो सबसे बढ़िया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उनके आसपास की वस्तुओं का भिन्नात्मक भागों की पहचान करके, मतलब उदाहरण दे करके। जैसे मान लीजिए मैंने कोई वाटरमेलन लिया, मैंने बच्चों से कहा इसको 4 लोगों में देना है, ठीक है, इसके 4 पार्ट्स करने हैं। तो कितने पार्ट्स किए, 4 पार्ट्स किए। एक लोगों को कितना मिलेगा, एक लोगों को देना है तो 1/4। तो इस तरह से बच्चों को जो है उनके आसपास की वस्तुओं का उदाहरण लेकर के और उसमें भिन्नात्मक भागों की पहचान करके बच्चों को सिखाएंगे। सबसे अच्छा यही रहेगा एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है। चलिए भाई, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 2016 का। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 2026 में आ सकता है। कई बार इस तरह के प्रश्न आए हुए हैं। गणित की प्रकृति है, ये जो गणित होती है, मैथ हम लोग पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते भी है, तो ये गणित का नेचर कैसा होता है। क्या गणित सजावटी होती है, तार्किक होती है, कठिनता होती है, या सामान्य के लिए होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपको याद कर लेना है भाई, तार्किक। ये जो गणित होती है ना, ये तार्किक होती है, लॉजिकल होती है, तर्क वितर्क पे चलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 2016 का। ये लिखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, अब बहुत ही आसान है। कैसे लगाएंगे भाई प्रश्न को, प्रश्न है निम्नांकित पैटर्न का अध्ययन कीजिए। ये पैटर्न है, इसका अध्ययन करना है और इसके अनुसार इसका मान बताना है, इसका मान क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 गुणे 1 1 है, यहाँ पे 11 गुणे 11 121 है, यहाँ पे 3 गो 11 सॉरी 3 गो 1 है, 3 गो 1 मतलब 111 गुणे 111 बराबर ये है। तो कह रहा है इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से इसने लगाया है। अगर 1 गुणे 1 किया है तो 1 किया है, यहाँ पे 11 गुणे 11 किया, ठीक है। तो अगर मैं आपको पैटर्न बता दे रहा हूं, अगर 1 का स्क्वायर कहेगा तो यहाँ पे इसका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। 11 गुणे 11 को ऐसे लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर। ये पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, सीढ़ी पे जैसे चढ़ते हैं, सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, फिर यहाँ पे उतर रहा है, मतलब आरोही क्रम फिर अवरोही क्रम में, ठीक है। जैसे 1 2, देखिए यहाँ पे गिनिए 1, यहाँ पे 2, तो 1 2, फिर जस्ट उसके नीचे जाइए 1 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 3 1 है तो 3 1 का ऐसे स्क्वायर करिए, तो आप आगे की तरफ बढ़िए, आगे की तरफ देखिए 1 2 3 गिनती 1 2 3, अब उससे अपोजिट जाइए 2 1, ठीक है। क्या हो जाएगा 2 1। अगर मैं यही चीज आपसे ऐसे कहता कि इसका मान क्या हो जाएगा, तो आप कहते सर 1 2 3 4 को 1 है, तो 1 2 3 4 4 बार लिख लिए, फिर उल्टा अपोजिट चलिए तो 3 2 1 हो जाएगा। सेम वही काम यहाँ पे करना है। यहाँ पे काउंट करिए भाई, ये कितना है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 को 1 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 को 1 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको भी ऐसे लिख लेंगे 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, अब उल्टा चलिए 4 3 2 1, ठीक है। वही हो जाएगा, कहीं पे है 1 2 3 4 5 5 है, फिर 4 3 2 1, यही वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है 1 2 3 4 5, 3 दिया है, नहीं ये नहीं होगा। 1 2 3 4 5 फिर 4, ये नहीं होगा। 4 के बाद यहाँ 3 होना चाहिए था, नहीं होगा। 1 2 3 4 5 तक जाना चाहिए, नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, ठीक है। आप सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे, फिर अब जस्ट अपोजिट हो जाएंगे नंबर में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका। बस ध्यान ये देना है आपको एक चीज का कि दोनों सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 बार 1 है तो 2 बार 1, मतलब 11 है तो यहाँ पे भी 11 होना चाहिए। यहाँ पे 3 गो 1 है तो यहाँ पे भी 3, ये नहीं कि यहाँ पे 3 गो 1 है, यहाँ पे 2 गो 1 है तो 1 2 3 2 1 कर दिए, गलत हो जाएगा, ठीक है। सेम होना चाहिए, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 5 गो 1 था तो यहाँ पे भी 5 गो 1 था, तभी ये रूल जो है फॉलो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न है, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कैसे लगाएंगे इसको समझते हैं। यहाँ पे प्रश्न हमारे पास है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एडी लंब है बीसी पर तब क्या हो जाएगा। देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। सम मीन्स क्या होता है, समान। सम मीन्स क्या होता है, समान। और बाहु मतलब भुजा, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक त्रिभुज लिया, इस त्रिभुज का नाम हमने रख दिया ए बी सी, और इसकी अगर ये तीनों भुजा आपस में बराबर है तो ये हमारा कौन सा त्रिभुज हो जाएगा,
ये हो जाएगा हमारा समबाहु त्रिभुज। क्या है? समबाहु त्रिभुज। और ये कह रहा है कि इस समबाहु त्रिभुज में जो एडी है ना, परपेंडिकुलर, एडी लंब है किस पे? बीसी पे। ये जो एडी है ये लंब है किस पे है? बीसी पे है। यानी देखिए यहीं से आप खींच लीजिए, यहाँ पे इसको डी दिखा दीजिए और ये क्या हो जाएगा? बीसी। देखिए ये है भाई एडी जो है इस बीसी पे लंब है। तो जब ये यहाँ पे है तो ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तब कह रहा है कि ये चार को ऑप्शन दिए हैं, क्या इसमें रिलेशन होगा? तो एक चीज आपको पता होगा अच्छे तरीके से, यहाँ पे एक चीज आपको पता होगा कि ये जो त्रिभुज बन रहा है, ये वाला जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज है, इधर भी समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा होती है ये कर्ण होती है, जिसपे त्रिभुज टीका होता है, नीचे क्या होता है? आधार होता है, और ये क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। ठीक है, ये 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्ण होती है, जिसपे त्रिभुज टीका होता है, इसको आधार कहते हैं। ये भुजा क्या होती है? लंब होती है। तो समकोण त्रिभुज में ना इन तीनों के बीच में एक सूत्र पाया जाता है, इस कर्ण के बीच में, आधार के बीच में और लंब के बीच में। क्या फार्मूला होता है? फार्मूला ये होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, ये जो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है इस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है? आधार का स्क्वायर। ये होता है समकोण त्रिभुज में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लंब कितना है, तो लंब हमारा क्या है? एडी है। यहाँ से यहाँ तक एडी है तो लिखेंगे एडी का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? आधार हमारा कितना है? देखिए आधार यहाँ पे हमारा क्या है? सीडी है, तो यहाँ पे लिख लेंगे सीडी का स्क्वायर। कर्ण कितना हमारे पास? कर्ण हमारे पास है एसी, तो यहाँ पे लिख लेंगे एसी का स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट भाई आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज चेक कर लीजिए कि दिया क्या है हमको। तो यहाँ पे ए बी दिया है, यहाँ पे भी ए बी दिया है, यहाँ पे भी ए बी दिया है, यहाँ पे भी ए बी दिया है। इसका मतलब हमें एसी से नहीं मतलब है, हमसे मतलब किसके है? ए बी से मतलब है। तो इधर भी तो समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ये इसका लंब है और इसके अकॉर्डिंग ये कर्ण हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो खैर इससे हम अभी नहीं लेंगे, इधर करते हैं। इधर भी वही सेम चीज हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है? आधार का स्क्वायर। फार्मूला जानते हैं आप लोग? ठीक है, हाँ सर। यहाँ पे देखिएगा कर्ण कितना है, तो कर्ण सर 90 डिग्री के सामने वाला ये कर्ण होगा, तो यहाँ पे ए बी का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब कितना है? वही है एडी है, तो एडी का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? आधार नीचे हमारे पास है बीडी का स्क्वायर है। क्या है? बीडी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर बराबर लिख लेंगे यहाँ पे एडी, एडी है तो एडी का स्क्वायर रहने देंगे प्लस बीडी की जगह क्या लिख सकते हैं? ये जो बीडी है यहाँ से यहाँ तक, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा जो बीडी है यहाँ से यहाँ तक ये पूरा बीसी है, बीसी। तो बीडी बराबर लिख सकते हैं 1/2 बीसी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों करेंगे हम? अरे भाई ये जो पूरा है ना, ये पूरा, ये जितना है बीसी, बीसी का आधा कौन होगा? बीडी यहाँ तक होगा आपका। तो जहां पे बीडी है वहां पे लिख सकते हैं 1/2 बीसी का स्क्वायर, ऐसे लिख लेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए डी का स्क्वायर प्लस 1/2 का मतलब 1 यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा बीसी का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब कोई संबंध यहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पे कोई संबंध देखिए मिल रहा है यहाँ पे बीसी। हाँ ठीक है। अब एक चीज आप जानते हैं कि ये जो अगर समबाहु त्रिभुज है तो इसमें सब कुछ आपस में बराबर होगा, यानी कि ए बी बराबर ये बराबर ये बराबर ये बराबर बीसी बराबर क्या लिख सकते हैं? ए सी लिख सकते हैं। तो जहां पे बीसी है वहां पे ए बी लिख सकते हैं, तो लिख लेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस 1/4 बीसी स्क्वायर है, इधर कर लीजिए माइनस 1/4 बीसी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए डी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे जहां पे बीसी है वहां पे ए बी लिख सकते हैं क्योंकि सब आपस में बराबर है। तो ए बी का स्क्वायर माइनस 1/4 ए बी का स्क्वायर इसके जगह बराबर ए डी का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे नीचे एक एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पे एलसीएम हमारा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 4 ए बी में से ए बी हट जाएगा तो 3 ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, नीचे 4 था उधर वो चला जाएगा तो 4 ए डी स्क्वायर हो जाएगा। यही कहीं पे दिया है, इस वाले में देखिए यहाँ पे दिया है।
इस तरह से इसको हम लगा लेंगे, ठीक है, इस तरह से हम इसको लगा लेंगे। कुछ था नहीं इसमें, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे, आसानी से लगा लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न है। ये देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है इतने का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। गुणात्मक प्रतिलोम जानते हैं क्या होता है? उल्टा, मतलब इसको उल्टा कर देना है। लेकिन एक चीज आप जानते रहिएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है, अगर आप इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताना है, जो ये दिया है इसका गुणात्मक प्रतिलोम, तो मतलब इसको उल्टा कर देंगे। जब उल्टा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा करने में 3 माइनस करने में 2, नीचे क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ये ऑप्शन में दिया है कहीं पे? ये ऑप्शन में दिया है? आप कहेंगे नहीं दिया है सर। इसका मतलब है कि इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले इसको नीचे जो करड़ी दिया है ना, नीचे करड़ी, इस करड़ी को हटाना पड़ेगा आपको। तो कैसे हटाएंगे? देखिए दिया है यहाँ पे -3 बटे करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2। अभी आप इसको पलटिए मत, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। पहले इसको सॉल्व करिए जो दिया है, इसको सॉल्व करिए, फिर बाद में जो आंसर आएगा उसको हम पलट देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो गुणात्मक प्रतिलोम आ जाएगा। तो नीचे करड़ी में हटाने के लिए आपको पता है इसका परमेयीकरण करना पड़ेगा। परमेयीकरण का क्या तरीका है? जो नीचे दिया रहता है ना उसके अपोजिट से गुणा कर देते। जैसे यहाँ पे करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2 दिया है, तो यहाँ पे हम करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2 से गुणा कर देंगे, जस्ट उल्टा से, ठीक है। तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा अगर नीचे गुणा कर रहे हैं तो। देखिए ये -3 का गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो जब -3 का गुणा इसमें करेंगे, ठीक है, तो अभी गुणा नहीं करेंगे, रहने देते हैं। -3 करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2 बाहर ही रहने देते हैं, ठीक है। आपको पता है ये यहाँ पे a है, ये क्या है b है, बीच में क्या है माइनस है। ये हमारे पास भी a है, ये क्या है b है, बीच में क्या है प्लस है। तो ये बन गया a माइनस b, a मिल गया a प्लस b। तो अगर किसी ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b है, तो फार्मूला बन जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, ठीक है। तो जहां पे a है वहां पे क्या रख सकते हैं? करने में 3, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, करने में 3 का स्क्वायर माइनस जहां पे b वहां पे करने में 2 रख सकते हैं, तो करने में 2 का स्क्वायर रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे की तरफ। तो करड़ी में स्क्वायर करेंगे तो करड़ी हट जाती है, तो बचता है यहाँ पे 3, यहाँ पे माइनस है तो माइनस रख लेंगे, यहाँ पे करड़ी में 2, तो करड़ी का स्क्वायर करने पर करड़ी हट जाती है 2, 3 में से 2 जाएगा 1, तो नीचे हम क्या रख सकते हैं? 1 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं हम यहाँ पे हम 1 रख सकते हैं। तो हमारा आ गया -3 करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2, नीचे क्या हो गया? 1। हमें इसका क्या बताना है? गुणात्मक प्रतिलोम। अब पलट दीजिए इसको, जो नीचे 1 है ऊपर कर दीजिए, ये जो ऊपर है उसको नीचे कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए आंसर हमारा आ जाएगा। कहीं पे है तो यही सही है, ठीक है। ये कहीं पे है, यहाँ पे कहीं पे दिया गया है 1/3 करने में 3 माइनस 2, ये कहाँ पे दिया भाई? ठीक है, कहाँ पे है ये वाला ऑप्शन आपका सही होना चाहिए, ठीक है। कहीं पे मिस्टेक है? हाँ, यही वाला ऑप्शन सही होना चाहिए आपका, ठीक है। चलिए भाई बढ़िया है। देखिए पे काम मिस्टेक है आप लोग, वैसे तो मिस्टेक कहीं पे नहीं है, चेक कर लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए ये देखिए आपके पास अगला प्रश्न है, इसको कैसे लगाएंगे हम लोग। प्रश्न हमारे पास है कि यदि किसी भिन्न के अंश की 20% कम कर दिया जाए। देखिए भिन्न क्या होती है? भिन्न होती है जिसमें अंश होता है और नीचे क्या होता है? हर होता है। तो कह रहे हैं कि भिन्न के अंश को 20% कम कर दिया जाए। तो कोई चीज प्रतिशत में है मतलब वो 100 होती है, अगर उसमें से 20 कम करेंगे मतलब 80 हो जाएगा। तो मतलब अंश को कितना कर देना है? 20 कम करेंगे तो 80 हो जाएगा, 80% बटे हर। कह रहा है कि तथा हर की 10% बढ़ा दिया जाए। तो हर कोई चीज 100 होती है, मतलब कोई चीज 100 होता है, उससे 10 बढ़ाएंगे तो 110 हो जाएगा। तो हर को 110 बढ़ा दिए, 110% कर दिए, 10 बढ़ाए तो 110 हो गया। तो भिन्न का मान 16/55 हो जाता है। जब अंश को 20% कम किए तो ये हो गया, हर को 10% बढ़ाए तो ये हो गया। तब कह रहा है कि भिन्न का मान 16/55 हो जाता है। अब लगा लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, यहाँ पे इस वाले जीरो से ये वाला जीरो आपका कट जाएगा, ठीक है। इस वाले जीरो से इस वाले जीरो कट जाएगा। अगर कोई चीज ऊपर सेम है तो कट जाती है, ठीक है। देखिए 8 एकम 8, 8 दूना यहाँ पे 16 हो जाएगा, 11 एकम 11, 11 पांचे 55 हो जाएगा। तो हमारा 2/5 आंसर आ जाएगा। कहाँ है? 2/5, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लगा लेंगे इस क्वेश्चन को। बात समझ में आ गई होगी, बस कुछ करना नहीं था, जैसे उसने कहा वैसे हमने सॉल्व कर लिया। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न है और देखता हूं इसको कैसे आप लोग लगाते हैं। प्रश्न हमारे पास है, ए और बी की आयु 6:5 के अनुपात में है तथा उनकी
आयु का योग 44 वर्ष है। यहाँ पे देखिए ए की आयु 6 है और बी की आयु 5 है। अगर आप अनुपात को अलग करेंगे तो उसमें अपने मन से x लगाना पड़ेगा। तो अगर a है यहाँ पे b है, तो अगर हम a की आयु पता करें तो ये 6x हो जाएगा, अनुपात हटाएंगे तो भाई ये 6 अनुपात 5 है, ये अनुपात हटाए तो a हमारा 6x, b कितना हो जाएगा 5x। कह रहा है कि इनकी आयु का योग जो ए और बी की आयु को जोड़ने पे 44 होना चाहिए। जो 6x और 5x को जोड़ लीजिए तो कितना होना चाहिए, 44 होना चाहिए। तो 6x और 5x कितना हो जाएगा, 11x बराबर 44 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 44। ये इधर गुणे में उधर जाएगा भागे में, x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो अगर हम आपसे पूछूं कि a की आयु कितनी हो जाएगी, तो a की आयु 6x थी, तो a की आयु 6 गुणे x की जगह आप 4 रख सकते हैं, 24 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से b की बात करें तो b कितना था हमारे पास, 5x था, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणे 4 मतलब बराबर 20 हो जाएगा। तो a कितना हो गया 24 वर्ष, b कितना हो गया 20 वर्ष का हो गया। लेकिन कह रहा है कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा, 8 वर्ष बाद पूछ रहा है। तो बताइए a इस समय 24 का है, तो 8 वर्ष बाद कितने का होगा, 32 का होगा। ए बी अगर इस समय 20 है तो 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो 8 वर्ष बाद ये 32 हो गया, ये कितना हो गया 28, तो ये हो गया 32, ये हो गया 28। इनका क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। तो अनुपात के लिए ऐसे रेशियो लगा देंगे, कट करते हैं इसको, ठीक है। देखिए कट जाएगा क्या, किसी से 2 से कटेंगे 16 हो जाएगा, 2 से कटेंगे 14 हो जाएगा, 2 से कटेंगे 8 हो जाएगा, 2 से कटेंगे 7 हो जाएगा। तो 8:7 हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी दिया है। इस तरह से लगा लेंगे इसको, इस तरह से हम लगा लेंगे, कुछ भी नहीं है प्रश्न में, जैसे प्रश्न ने कहा वैसे आप लगाएंगे, हर प्रश्न को आप लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ रहा है क्या, कह रहा है कि 2/3 और 3/4 का लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि 2/3 और 3/4 का क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। तो अगर आपको भिन्न का लसा निकालना है तो एक काम कर लिया करिए आप लोग, भिन्न का अगर आपको लसा निकालना है तो जो ऊपर होता है वो अंश होता है, तो अंश का आप लसा निकाल लिया करिए, अंश का लसा फार्मूला है। और नीचे हर हर जो नीचे होता है, हर का क्या निकाल लिया करिए, मस। यानी हमसे अगर ल सा पूछेगा तो जो ऊपर दिया रहेगा उसका आप ल सा निकाल लीजिएगा और नीचे का क्या निकालना पड़ेगा, हर का मस। तो यहाँ पे देखिए हम चलते हैं 2 और 3 का, ये अंश है ना दोनों, अरे भाई ये दोनों अंश है, तो अंश का क्या निकालना, अंश का ल सा निकालना है। तो 2 और 3 का ल सा निकाल लेते हैं, ल सा ऐसे निकालेंगे, 1 3 हो जाएगा, 1 यहाँ पे 3 1 हो जाएगा, 2 गुणे 3 यानी 6 हो जाएगा, 6 हमारा ल सा हो गया, बटे 3 और 4 का म सा निकालिए, तो भाग विधि से निकाल लीजिए, 3 1 कम 3 1, फिर 1 तिहाई 3, यानी इसका म सा कितना आ गया, 1 आ गया। तो 6/1 बराबर 6 हमारा आंसर आ जाएगा, ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। तो जब भी आपको भिन्न का ल सा निकालना हो तो आप एक काम करिए, जो ल सा पूछ रहा है तो ऊपर ल सा रखिए, नीचे म सा रखिए। अगर यही प्रश्न में म सा पूछता तो ऊपर म सा रखते, नीचे ल सा निकलते, जो पूछेगा उसको ऊपर रखेंगे, ठीक है। चलिए भाई सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो आप नीचे से सॉल्व किया करिए, ठीक है। नीचे से सॉल्व करेंगे तो आप आराम से आप लगा लेंगे इसको, ठीक है। चलिए यहाँ पे दिया है